वेलकम टू एस पी शर्मा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम सीटर और एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चाइल्ड पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड टू डू सो और बिकॉज पेरेंट्स इंटेंसिवली टीच दैम फॉर एन अर्ली स्टेज एज। यानी कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं क्या वो अपने वंशानुक्रम यानी कि जेनेटिक्स की वजह से सीखते हैं, या फिर जो उनके माता पिता उनको शुरुआती अवस्था में उनकी जो एज होती है बच्चों की उसमें जो सिखाते हैं उस वजह से सीखते हैं। तो ये जो बात बोल रही है दिस क्वेश्चन इज एसेंशियली हाईलाइट्स, यानी कि इस बात से हमें क्या पता चल रहा है। तो पहला है द नेचर एंड नर्सिंग डिबेट, यानी कि जो हम माता पिता बच्चों को नर्स करते हैं तो उसको उसको उसकी जो उसको सिखाते हैं उसकी उसकी उस पर डिबेट है, या फिर डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट एज एन मल्टी फैक्टर एबिलिटी, यानी कि ये बच्चे के जो विकास में जो सारे पक्षों को लेके जो उसकी क्षमता की बात करी जा रही है उस पर बहस हो रही है। फिर बोल रहा है वेदर डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और डिसकंटिन्यूअस वन, यानी कि जो विकास होता है क्या ये लगातार होता है या फिर लगातार रूप से नहीं होता है, ये इसकी बात बोल रहा है। या फिर बोल रहा है कि फोर्थ में बोला हुआ है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इससे क्या हो रहा है कि संज्ञान और जो भाषा के ऊपर, संज्ञान का भाषा के ऊपर एक विकास के रूप में देखते हैं कि संज्ञान का भाषा पे क्या असर पड़ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको लग सकता है कि दो डिबेट हो रही है, बट इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि हम बता रहे हैं कि जो हमारी जो भाषा है और जो संज्ञान है वो दोनों ही रूप से जो वंशानुक्रम और जो संस्कृति होती है किस तरह से बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये क्वेश्चन में बता रखा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाता है और बाकी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि हमें मेन पॉइंट बताना था इस क्वेश्चन का। तो वो है फोर्थ, जो कि है इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, संज्ञान और भाषा का एक रूप से दोनों ही का इन्फ्लुएंस होता है भाषा के विकास के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो देखिए इसमें बात की जा रही है कि एक ऐसे विकास की जब बच्चे जो होंगे एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त रूप से, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक सोच को अपनी कौन सी अवस्था में ऐसी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और सेंसरी मोटर स्टेज। तो देखिए ये जीन प्याजे से रिलेटेड है, जो संज्ञान यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही होती है। तो बेसिकली जो इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट और साइंटिफिक की बात करें, देखो फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो लास्ट स्टेज होती है जिसमें 13 से लेकर 18 तक एज ग्रुप होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं अपने जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करती हैं। साइंटिफिक थिंकिंग कैसे करते हैं कि उनको अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे होते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या आगे करना है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि वो उनके जो आइडल जो भगवान पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उनकी जो थिंकिंग जो होती है, प्रोसेस जो होती है वो उस टाइप की होती है, जो साइंटिफिक भी होती है एब्स्ट्रैक्ट भी होती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बाकी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, कन्फ्यूजन हमको 2 स्टेज में हो सकती है, कॉन्क्रीट में और फॉर्मल में। क्योंकि कॉन्क्रीट में क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं हम लोग, तो उसमें भी साइंटिफिक थिंकिंग होती है पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती है इस वजह से। और सेंसरी में तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं जो वहाँ पे सेंसेस से सीखते हैं, प्री ऑपरेशनल में भी ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चाइल्ड रीजन यू डू डैश यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, यानी कि तुम मेरे लिए काम करो मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँ, यानी कि इसमें बेसिकली आदान प्रदान की बात हो रही है। इन विच स्टेटमेंट ऑफ कॉल्सबर्ग्स मोरल रीजनिंग गुड विद दिस चाइल्ड फॉलो, यानी कि कॉल्सबर्ग्स की जो नैतिकता यानी कि मोरल रीजनिंग का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो अवस्था की जो बात हो रही है ना कि तुम मेरे लिए काम करो मैं तुम्हारे लिए काम, बच्चा बोले इस तरह से कि हम दोनों के बीच में आदान प्रदान होगा कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा तभी तुम मेरे लिए काम करोगे, इस तरह से बातें हो रही है। तो पहला है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यानी कि ये ऐसी बात कर रहे हैं कि जहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन की बात हो रही है। सेकंड में द पनिशमेंट आंसर ओबियंस ओरिएंटेशन, यानी कि अगर हम बच्चे को पनिशमेंट देते हैं तब वो बात मानते हैं, इसकी बात हो रही है। फिर थर्ड है द गुड बॉय एंड द गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि अच्छा लड़की और अच्छा लड़के की बात हो रही है कि हम बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छा बन के दिखा रहे हैं। फिर फोर्थ में है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि इसमें सामाजिक रूप से वार्तालाप यानी कि जुड़ रहे हैं बच्चे एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस में क्या होता है कि बच्चे एक इंस्ट्रूमेंट्स की बात है कि जो चीज़ें तुम दोगे वो पर्पस हो रहा है कि हाँ हम अपना काम करवाने के लिए हम
तुम मुझे पैसे दोगे तब मैं तुम्हारा काम करूंगा। हम हाँ इस चीज़ के लिए बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं कि हमें कुछ चाहिए तो उसके माँ बाप उससे कुछ काम करवाएंगे, है ना। यानी कि आदान प्रदान होगा, ऐसी जो चीज़ें होती है उसकी बात हो रही है, ना कि पनिशमेंट की, और ना ही गुड बॉय कुछ अच्छा बन के दिखाया जा रहा है, ना ही सोशल रूप में कुछ हो रहा है, सीधा लेन देन की बात हो रही है, विच इज अ पार्ट ऑफ अ इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत रिफॉर्म्स दैट बिलीव दैट द टीचर हैज टू बी फर्म इन हर अप्रोच इन टूडेज वर्ल्ड चिल्ड्रन कांट बी टॉट विदाउट यूजिंग पनिशमेंट। यानी कि इसमें बोला हुआ है कि एक टीचर को ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे बच्चे सीखें, क्योंकि आज के समय में ना बच्चे पनिशमेंट के बिना नहीं सीख सकते। तो ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें पनिशमेंट की बात हो रही है। प्रगतिशील शिक्षा वो शिक्षा होती है जब हम बच्चों को खेल खेल के सिखाने की बात करें, तो वहाँ पे पनिशमेंट की तो किसी भी शिक्षा में बात नहीं होती है। इवन उसको अब तक अलाउड ही नहीं है कि बच्चों को पनिशमेंट दो या फिर उनको डांटो या फिर उनको मतलब पहले जैसे करते थे उस टाइप से नहीं है बिल्कुल भी। तो पनिशमेंट तो आपको ऑप्शन देख के काट देना है। फिर है सेकंड में बोला है लेज डाउन स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि आपको उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना उसको अच्छे से, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि चीज़ों को एनालाइज करे, खुद की सोच बनाए, वो खेल खेल के सोच सकता है उस तरह से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हमको लग रहा है, और वो करेक्ट भी है बेसिकली। ऑप्शन और देख लेते हैं। इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग एंड री इन्फोर्समेंट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप बच्चे को कैसे काम करवाओगे इस प्रगति शिक्षा में, उसको गिफ्ट दोगे, उसको उसको पुरस्कार दे दे के उससे काम करवाओगे हर काम के लिए। तो वो ज़्यादा देर तक, वो ज़्यादा आप कितनी बार उसको अवार्ड दे सकते हो या फिर उसको कितनी बार गिफ्ट दे सकते हो उसकी मोटिवेशन के लिए, एक थोड़े टाइम के लिए दे सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक रीइंफोर्समेंट वर्क नहीं करेगा। बल्कि अगर आप उसको इंटरेस्ट डेवलप करवाओगे, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग करवाओगे, जो सेकंड में बोला हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको जोड़ दोगे, तो वो खुद भी इंटरेस्ट लेके काम करेगा इस वजह से। और रीइंफोर्समेंट ज़्यादा देर काम नहीं करता है। फोर्थ में बोला हुआ है इट्स सेंटर अराउंड टेक्स्ट बुक सिंस दे आर ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। यानी कि प्रगतिशील शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान के ऊपर बल देता है, क्योंकि यही एक ऑथेंटिक सोर्स होता है नॉलेज का। तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि अगर आपको बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना है तो आप उसे समाज से जोड़ के देखिए, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान पे फोकस कीजिए। आपका काम है कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में बोला था, प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए, क्रिटिकल थिंकिंग करवाइए, जिससे बच्चे की सोच जो होती है ना वो अच्छी तरह से वो समझे इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि क्वेश्चनिंग इंकरेजिंग स्टूडेंट्स वाइज देव। यानी कि हम बच्चों को अगर ये कहें कि वो खुद के जो क्वेश्चंस है ना वो खुद को बताएं, खुद क्वेश्चंस लेके आए और उनको प्रोत्साहित करें कि वो खुद से अपने क्वेश्चंस पुट अप करें। तो इससे क्या होगा, देयर इंडिविजुअल ओपिनियंस ऑन इश्यूज एंड रिफ्लेक्शन वाइल गिविंग रीजन फॉर द सेम प्रमोट। यानी कि अगर हम इस तरह से बच्चों को प्रमोट करते हैं, उनको नए नए बातों के लिए उसको बोलने के लिए मतलब बढ़ावा देते हैं, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन में ये बेसिकली ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में है कन्वर्जन थिंकिंग। तो देखिए कन्वर्जन थिंकिंग तो होगी नहीं, क्योंकि कन्वर्स मतलब यानी कि आप उस चीज़ को दबा रहे हो या फिर उसको चीज़ को कन्वर्स मतलब उसको बांधना, एक तरह से बंधा हुआ, ये होता है अभिसारी थिंकिंग सोच में आता है, जहाँ पे बच्चे अपनी सोच को बंद करके रखते हैं, खुली सोच नहीं होती। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को क्या बोल रहे हैं कि वो चीज़ों को समझे, अपने क्वेश्चंस को खुद पुटअप करें। फिर सेकंड है रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि अब जो उन्होंने कहा मतलब यानी कि हमने जो उससे ज्ञान दिया है या फिर कुछ बातें आंसर्स करवाए हैं उसको सिर्फ रिकॉल याद करें। तो ये याद करना है तो पर्पस नहीं होगा। अगर आपको उनको खुद की सोच विकसित करनी है तो आपको उसे याद करवाना नहीं हो सकता। थर्ड है कि स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि आप क्या करें, उसका टेस्ट लीजिए, स्टैंडर्डाइज एक असेसमेंट का जो एक टूल सेट हुआ है कि इसी पे असेस किया जाएगा, उसका बच्चे का आकलन होगा, आप उस पर आकलन कीजिए। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको उसकी क्रिटिकल थिंकिंग करवानी है, उसकी आवाज़ है ना, तो ये तो होगा नहीं। फिर है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग करवाते हैं, उनको सोचने पे, समझने में, उनकी जो चीज़ों को बोलने में उनको मदद करवाते हैं, अगर वो सोचेंगे चीज़ों को तभी तो अच्छे से अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाएंगे, या फिर अपनी जो विचार हैं आपके सामने प्रस्तुत करवाएंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऐसे करने से क्या होगा, बच्चों का एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग में बढ़ावा होता है। इसलिए उसकी ये आंसर हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा और बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी कि इसमें पूछा हुआ है कि अधिगम और विकास में दोनों का जो रूप है, यानी कि विकास, जब एक बच्चे का विकास क्या होता है बेसिकली, जब सामाजिक नैतिक भावनात्मक रूप से जो बच्चे का 5 तरह से विकास होता है, काफ़ी और भी होता है बट बेसिकली 5 ही मेन है। और जो लर्निंग होती है, जो अधिगम यानी कि जब बच्चा चीज़ों को सीखता है, लर्निंग यानी कि जब वो खुद से सीखने लगता है, तो इन दोनों के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। पहला है लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिम टू टर्म्स, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के साथ एंड मतलब अलग अलग है, यानी सिनोनिम इन सेंस की, ठीक है। और सेकंड में बोला लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड टू इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, यानी कि लर्निंग और जो विकास होता है ना, वो एक दूसरे से इंटरलिंक है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से, कि अलग नहीं कर सकते उनको, एक ही साथ चल रहा है वो एक तरह से। फिर है थर्ड में बोला हुआ है कि डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो डेवलपमेंट विकास जो होता है और लर्निंग जो होती है, दोनों ही अलग अलग चल रहे हैं, यानी कि भाई विकास इधर हो रहा है बच्चे का और जो सीख रहा है वो अलग हो रहा है, ये बोला हुआ है बेसिकली। फिर 4 है कि लर्निंग ट्रेड्स बिहाइंड डेवलपमेंट, यानी कि जो लर्निंग है, पहले बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, उसका विकास होगा, उसके बाद बच्चा सीखेगा, ये बोल रहे हैं। तो देखिए सीधा मतलब हमको ये समझना है कि लर्निंग और जो अधिगम है, लर्निंग और जो डेवलपमेंट होती है, विकास और अधिगम, दोनों ही साथ साथ चलते हैं और दोनों ही एक तरह से जुड़े होते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड वो करेक्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर बच्चे की लर्निंग, एग्जांपल देते हो, जैसे कि जब बच्चे बड़े होते हैं तब वो लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, लर्निंग अधिगम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 6 महीने के भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बोलना अपने माता पिता के बीच, यानी कि उनका जो भावनात्मक रूप से भी विकास शुरू हो जाता है, और फिर उनके जो बोलने का जो विकास होता है वो भी तो एक तरह से अधिगम ही होता है। क्योंकि अधिगम का मतलब सिर्फ क्लास में जाके पढ़ना तो होता नहीं है, अधिगम का मतलब होता है कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसके बाद से उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और यानी कि जो अधिगम और जो विकास है एक तरह से गुथे हुए होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि दोनों ही साथ में चल रहे होते हैं, है ना। इस वजह से जो लर्निंग और डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो साथ में चलेगा। फिर एक एग्जांपल समझिए कि बच्चा जब चलना सीखता है, वो भी तो एक तरह से उसकी लर्निंग ही हो रही है, और विकास के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ हो रही है। लर्निंग और विकास दोनों साथ ही में चल रहा है, चलना और उसकी बॉडी की डेवलपमेंट साथ में हो रही है, और जैसे जैसे विकास होता जाएगा वो चीज़ों को और आगे बढ़ता जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी गलत है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा विकास का एक क्या कह सकते हैं कि विकास का एक सिद्धांत नहीं है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। पहला है डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग, तो ये सही है, क्योंकि देखिए जो विकास जो होता है वो जीवन तक चलने वाला प्रोसेस होता है। सेकंड है डेवलपमेंट इज, क्योंकि टिश्यू तो लाइफ लॉन्ग बनते हैं ना हमारे, जो अगर शारीरिक रूप से सोचा जाए तो, नैतिक रूप से भी देखा जाए तो ये भी एक प्रोसेस है। भावनात्मक इमोशनल जो रूप से बोले तो वो ये भी अलग ही है ना। तो सेकंड में बोला है कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जो विकास जो होता है बच्चे का, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और जो हमारी प्रकृति होती है, जो हमारा वातावरण होता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि उसकी वजह से ही होता है, तो ये ठीक है एक तरह से, क्योंकि है ना। तो ये भी ठीक ऑप्शन हमारा हो गया। फिर थर्ड ने बोला है कि डेवलपमेंट इज मोडिफाइबल, यानी कि हम विकास में बदलाव ला सकते हैं, तो ये भी ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे सामने शारीरिक विकास होता है तो उसमें तो बदलाव ला सकते हैं, जैसे किसी को कुपोषण हो रखा है किसी को, तो उसमें डेवलपमेंट में फर्क पड़ रहा है, तो आप उसको सही पोषण देके उसका विकास में बदलाव ला सकते हैं। नैतिक विकास की बात करें तो उसमें भी अगर बच्चा अच्छा विकास नहीं हो रहा, उसका पॉजिटिव वे में नहीं हो रहा है विकास, तो आप उसको सही शिक्षा देके, पढ़ाई के थ्रू, या फिर उसको ढंग से एग्जाम्पल्स देके सिखा सकते हैं, तो यहाँ भी विकास उसका परिवर्तित यानी कि मॉडिफाई हो सकता है। फोर्थ ने बोला हुआ है कि डेवलपमेंट इज गवर्न एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन, यानी कि जो विकास जो होता है वो सिर्फ एक संस्कृति की, कल्चर क्या होता है, संस्कृति, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ना, हमारे आसपास जो माहौल है, जैसे कि अभी हम हिंदी प्रदेश में रह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में रह रहे हैं, या फिर हम यूपी में रह रहे हैं, है ना, हरियाणा में रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो विकास होगा वो खाली एक क्षेत्रीय रूप से हो रहा है, ये बोला है। तो ये तो कभी नहीं होता, क्योंकि विकास के तो बहुत पक्ष होते हैं, और खाली अगर भाषा के रूप में हम अगर देखने लगेंगे तो विकास तो वो होगा नहीं, कल्चरल रूप में नहीं हो सकता ना, शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से, भावनात्मक रूप से, ये सब अलग अलग होते हैं। तो कल्चर तो कभी भी अकेला एक फैक्टर, ये भी एक उसका फैक्टर हो नहीं सकता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है, विच इज डेवलपमेंट इज गवर्न एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन, तो ये क्या होता है, ये गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अ की फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम दैट इन विच, यानी कि एक महत्वपूर्ण की, यानी कि एक महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट कौन सा होगा, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में, यानी कि चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इन द सेंस कि जहाँ पर हम बच्चों के हिसाब से, बच्चे ही हमारा मेन फोकस होते हैं, हमें उन्हीं के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है, वो हमारा प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता बच्चे हैं। और इस पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि दे आर conceive and psychological control of the teacher who determines the learning trajectory and the behavior of the children, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, टीचर जो होगी ना वो बच्चों के बिहेवियर्स को कंट्रोल करेगी, टीचर्स की बात करें तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर है द टीचर ले डाउन यूनिफॉर्म वेज ऑफ बिहेवियर्स फॉर चिल्ड्रन एंड गिव्स देम एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स व्हेन दे डू द सेम, यानी कि टीचर क्या करेगी, बच्चों को बोलेगी देखिए तुम एक तरह से ही काम करो, और जब तुम वो बार बार उसके कहने पे वो काम करने लगेंगे तो अब टीचर क्या करती है, उसको पुरस्कार देने लगती है, इनकी पुरस्कार इन सेंस की रिवॉर्ड, कुछ भी टॉफी दे दी या फिर चॉकलेट दे दिया, चॉकलेट तो देते ही हैं टीचर्स, काफ़ी बच्चे टॉप करते हैं तो इस तरह से। फिर थर्ड में है द टीचर रोल इज टू प्रेजेंट द नॉलेज टू बी लर्न एंड टू एक्सेस द स्टूडेंट ऑन स्टैंडर्ड पैरामीटर। अब टीचर का क्या रोल होता है चाइल्ड सेंटर में, बोल रहे हैं कि वो क्या करेगी, नॉलेज को, जो बच्चे का ज्ञान है उसने जो सीखा हुआ है उसका एक स्टैंडर्ड पैरामीटर, यानी कि एक बनाएगी, देखिए आपके अगर 100 नंबर आ रहे हैं तो अगर आपके 100 नंबर आते हैं, 100 में से आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो अभी आप अच्छा आपकी नॉलेज कही जाएगी वरना नहीं कही जाएगी, है ना, ये बोल रहा है। फिर फोर्थ में बोला हुआ है कि द स्टूडेंट विद द टीचर गाइडेंस आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर एक विद्यार्थी को, स्टूडेंट को अगर टीचर की गाइडेंस मिलती है तो वो एक अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में और खुद की सोच को बनाने में बहुत अच्छे से मतलब कि बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट इन सेंस कि अपनी नॉलेज को खुद ही अच्छा कर सकता है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो हमको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि अगर टीचर गाइडेंस की तरह अगर हेल्प करती है बच्चों की तो उससे बच्चों की नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी, ना कि ए में जो बोल रहा था कि बिहेवियर उसका हम चेंज कर देंगे, सेकंड ने बोला था कि हम उसको रिवॉर्ड देते रहेंगे, तो भाई कब तक रिवॉर्ड दोगे, थर्ड ने बोला हुआ था कि हम उसकी नॉलेज को क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड बना देंगे कि उसी के हिसाब से हमें उसको मार्क्स देने, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ खाली सही होता है और बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंस, यानी कि इनमें से कौन सा इंटेलिजेंस, यानी कि अब जो बच्चे की बौद्धिक क्षमता होती है उसकी बात की जा रही है, इंटेलिजेंस यानी कि इनमें से कौन सा बच्चे की एक बौद्धिक क्षमता के लिए सबसे ज़रूरी है, यानी कि अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डू वेल इन द स्कूल, यानी कि जो बच्चे की बौद्धिक क्षमता होती है उससे बच्चे अपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन, यानी कि एबिलिटी होती है कि उसमें अच्छा प्रदर्शन करें। सेकंड में बोला है कि इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवर एक्सपेक्टेड, यानी कि जो बौद्धिक जो होता है, बौद्धिक क्षमता जो होती है उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पक्ष होते हैं और बहुत मल्टी डायमेंशनल नहीं होता है कि उसके बहुत सारे क्षेत्र होते हैं और वो बहुत ही फैला होता है इंटेलिजेंस, है ना। थर्ड ने बोला कि इंटेलिजेंस कैन बी रिलायबली डिटरमाइन ओनली बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज IQ टेस्ट। अब IQ टेस्ट क्या होते हैं, IQ टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जहाँ पर हम बच्चों को उनकी IQ के लेवल पे, यानी कि हम उनका एक टेस्ट लेते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि हम उनको एक नंबर दे देते हैं कि जैसे कि आइडल बच्चों को दिया जाता है 120 IQ के ऊपर, फिर उसके बाद क्रिएटिव बच्चों का नंबर आता है कि नीचे जो उसके आते हैं, फिर नॉर्मल बच्चे आते हैं, यानी कि एक एक नंबर उनके इंटेलिजेंस टेस्ट लेके उनको नंबर दिया जाता है, उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज बच्चों को कर दिया जाता है। तो इसमें ये बोला है कि किसी भी बच्चे का इंटेलिजेंस उसके IQ पे डिपेंड करेगा। फोर्थ ने बोला है कि इंटेलिजेंस इज फंडामेंटली न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा, यानी कि इंटेलिजेंस क्या होता है, एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है और एग्जाम्पल ऑफ स्पीड और यानी कि जिससे डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स बात कही गई है इसमें, ठीक है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि हमारा जो बौद्धिक क्षमता होती है वो बहुत ही विस्तृत रूप से फैली हुई होती है और उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। बेसिकली ये बोला क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस एक गार्डनर्स की थ्योरी है हमारे पास कि उन्होंने 8 इंटेलिजेंस की बात करी, जिसमें हर बच्चे की जो बच्चों की बुद्धि उनकी एबिलिटी के हिसाब से होती है। जैसे कि म्यूज़िक के लिए अलग बच्चों की इंटेलिजेंस होती है, अगर ये कह सकते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है उसकी अलग होती है, अलग अलग फील्ड की होती है, मैथ्स वालों के लिए अलग होती है, हर चीज़ के लिए अलग होती है। तो इस वजह से जो इंटेलिजेंस है उसकी मल्टी डायमेंशंस है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है कि जेंडर बायस रिफर टू, यानी कि जो हम
ये जो जेंडर वाइज लिंग पक्षपात की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, कि उसके हिसाब से ये इनमें से क्या सही है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यू टू द साइकोलॉजिकल, देखो साइकोलॉजिकल यानी कि उनके मानसिक रूप से जो बोला है कि जो उनकी सोच जो होती है उसके हिसाब से हम उनमें डिफरेंस करते हैं जेंडर वाइज में, लिंग पक्षपात में, तो ये तो है नहीं। सेकेंड ने बोला डिफरेंशिएशन ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू द कल्चरल एटीट्यूड, यानी कि अब जो हम समाज में, इसमें ये बोला बेसिकली जो हम डिफरेंस करते हैं ना जो लड़का लड़कियों के बीच में, कौन से बेस पे, जो हमारी कल्चरल एटीट्यूड होता है, कल्चरल एटीट्यूड इन द सेंस की जो हम संस्कृति रूप से जो हम अपने समाज की संस्कृति के हिसाब से जो भेदभाव हो रहा है करते हैं उसको जेंडर बायस कहते हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए जेंडर बायस वो होता है वो जो रूढ़िबद्ध चीज़ें होती है जो हमारे समाज में पीछे से चले आ रही हैं, और जो हमें एक लड़का और लड़की के बीच में एक जो कॉन्टेक्स्ट होता है, हम जो सोचते हैं उसको बाधित, जैसे कि हमारे समाज में है जो पेट्रियाटिक सोसाइटी है यानी कि पितृसत्तात्मक सोसाइटी, वहाँ पे इस तरह से होता है, तो उसमें डिफरेंसेस क्रिएट जो चली आ रही है पितृसत्तात्मक सोसाइटी, वहाँ पे इस तरह से बात होती है, इस वजह से ये चीज़ें हैं। या फिर हाँ, तो ये चीज़ हमारा है। और थर्ड ने बोला था कि जेनेटिक डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल, जेनेटिक डिफरेंस तो होगा नहीं क्योंकि वो तो बायोलॉजिकल होता है, यानी कि हाँ जैविक होता है। फिर फोर्थ ने बोला है परसेप्शन ऑन सेल्फ एज रिलेटिवली फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन इन कैरेक्टरिस्टिक, तो ये तो होगा नहीं कि भाई, क्योंकि जेंडर बायस का सिंपल मतलब ये होता है कि आप सामाजिक रूप से उन दोनों को, लड़का लड़कियों को भी भेदभाव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, बाकी जो है वो गलत हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 ने बोला हुआ है कि एज एन अपर प्राइमरी स्कूल टीचर यू हैव अ क्वाइट फ्यू चिल्ड्रन हु आर फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोल, यानी कि अब आप ना अपर प्राइमरी में हो के टीचर हो, ठीक है। अब क्या हुआ है कि आपकी क्लास में ऐसे बच्चे आए हैं जहाँ पे वो जो फर्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं स्कूल में पहली बार। अब फर्स्ट जनरेशन क्या हो गई, वो बच्चे जिनकी फैमिली में से पहली बार कोई पढ़ने आया है। और फिर उसके बाद बोला हुआ है कि इन योर क्लासरूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यू मोस्ट लाइकली टू डू। अब आप इस क्लासरूम में हो तो आपको एज अ टीचर आप क्या करेंगे, ठीक है। पहले बोला है कि टेल द चिल्ड्रन दैट दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू डू स्टडी further and they should not help their parents at work, they should help their parents at work, यानी कि आप क्या कीजिए, उन बच्चों के पास जाइए और बोलिए कि भाई आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है और आप अपने घर जाके अपने माता पिता की हेल्प करवाइए उनके काम में। तो ये तो भाई गलत हो जाएगा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं एज ए टीचर, आपका कोई हक ही नहीं होता, या फिर कह सकते हैं तो गलत है पूरा स्टेटमेंट। सेकंड में बोला हुआ है कि कॉल द पेरेंट्स एंड जेंटली आस्क देम टू एनरोल देयर चिल्ड्रन फॉर ट्यूशन, आप उनके माँ बाप को, माता पिता को फ़ोन करके बुलाइए और कहिए कि आप अपने बच्चे को ट्यूशन दीजिए, आप अगर बच्चे को हमसे ट्यूशन दिलवाइए। तो ये भी गलत है, वैसे भी ट्यूशन तो स्कूल्स में टीचर्स को अलाउड ही नहीं होता कि बाहर जाके दें। फिर थर्ड ने बोला है कि प्रोवाइड स्केप फोल्डिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड फॉर होमवर्क, यानी कि आप उसको स्केप फोल्डिंग के जरिए, उसकी स्केप फोल्डिंग यानी कि आप उसकी खुद, उसके को कुछ चीज़ में दिक्कत आ रही है, आप उसकी खुद मदद करके उसकी जो स्किल्स हैं उसको सही करवाइए। स्केप फोल्डिंग ये होता है कि आप बच्चों की कैसे एक उसके विकास में उसकी मदद करते हैं, उसकी जो सीखने में। एंड अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटी एंड फॉर होमवर्क, यानी कि उसके काम में उसकी मदद करवाइए, अगर उसकी कहीं पे वीकनेस है तो उसको सही करवाइए, ये बोल रहा है। फिर फोर्थ ने बोला हुआ है कि गिव देम होमवर्क ऑफ मेमोराइजिंग एंड कॉपिंग एट द आंसर्स इन द नोटबुक 5 टाइम्स। आप कहिए कि जाइए, आप किताब को उठाइए, उसे रट्टा मारिए, मेमोराइज कीजिए और उसे 5 बार लिख के आइए। तो भाई तो ऐसा तो होता है नहीं ना कि आप कितना उसको रट्टा मरवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग है क्योंकि उसमें फर्स्ट बाकी सब रॉन्ग है क्योंकि सब वो नेगेटिव ही जा रहा है, खाली थर्ड जो है वो पॉजिटिव आंसर है हमारा, इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि इवन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वेरी ग्रेटली इन अपीयरेंस एबिलिटीज, यानी कि एक जो बच्चे होते हैं सेम एज के, उनके क्या होता है कि एबिलिटी यानी कि उनकी क्षमता जो होती है, उनकी जो एबिलिटी इन द सेंस की उनकी जो क्वालिटी होती है, टेम्परमेंट यानी कि उनका व्यवहार, उनका गुस्सा, उनका उस टाइप से, इंटरेस्ट यानी कि उनका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड अमॉन्ग्स देयर थिंग्स, यानी कि ये सब हर बच्चे में अलग अलग होता है ना, वो जो अलग दिखता है। और फिर अमॉन्ग्स एट हर थिंग्स व्हाट इज द रोल ऑफ द स्कूल इन दिस रिगार्ड, अगर ये सब चीज़ें अलग अलग हैं तो अब आप स्कूल में हैं तो स्कूल का क्या रोल होगा इसमें, स्कूल वालों को क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। पहला है इंश्योर दैट ऑल द चिल्ड्रन डेवलप इन द सेम मैनर, ये इंश्योर करें कि सब बच्चों की जो डेवलपमेंट हो रही है वो एक ही तरीके से, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हर बच्चे, भाई विकास का सिद्धांत ही कहता है कि सब बच्चे अलग है, उनका विकास अलग होता है, तो जब डेवलपमेंट सेम कैसे हो सकती है। सेकेंड में बोला हुआ है कि इंश्योर दैट ईच चाइल्ड गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एज पर एज द पोटेंशियल,
आप एज ए स्कूल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सबको मौका दीजिए ताकि उनकी जो खुद की एक पोटेंशियल होता है ना, खुद की जो क्षमता होती है उसके हिसाब से उनकी ग्रोथ हो। अब तुम्हारे अंदर कितनी, अगर तुम्हारे अंदर कम पोटेंशियल है तो तुम उसके हिसाब से ग्रोथ करोगे, या फिर या कह सकते हैं कि तुम्हारे अंदर किसी और चीज़ के लिए पोटेंशियल है, पढ़ाई के लिए नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए है, तुम स्पोर्ट्स में जाके कर सकते हो। अगर तुम म्यूजिक में है तो तुम म्यूजिक क्लास अपने स्कूल वाले प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि तुम अगर एजुकेशन में पढ़ने में तुम ठीक नहीं हो तो तुम म्यूजिक में जाके सीख सकते हो, है ना। तो ये एज ए स्कूल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे का पोटेंशियल जानिए और एबिलिटी जानिए और उसको अपॉर्चुनिटीज दीजिए। तो ये ऑप्शन हमें बिल्कुल ऐसी करेक्ट लग रहा है, तो ये हमारा ठीक हो जाता है, क्योंकि डिफरेंसेस की बात हो रही है बेसिकली। अब डिफरेंसेस तो बहुत लेवल पे हो गए, खाली एजुकेशनल लेवल पे बच्चों को ट्रीट नहीं किया जा सकता ना। हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स है, डांस है, म्यूजिक है और स्पोर्ट्स है, योगा, सब कुछ है। तो हम खाली एजुकेशन पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। फिर थर्ड ने बोला है कि ले डाउन नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड ऑफ असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन। और देखिए नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड की तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप सबके लिए एक ही पैटर्न, एक ही स्टैंडर्ड सेट कर दोगे तो सब उसको कोप कैसे करेंगे, क्योंकि सबका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, समझने का एबिलिटी है, वो अलग अलग है। फिर फोर्थ है इंश्योर दैट द चिल्ड्रन टीचर यूज स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन एंड टेक्स्ट बुक। अब टीचर क्या करे भाई, एक जो एक स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन दे रखा है और टेक्स्ट बुक किताबें दे रखी हैं उसके हिसाब से पढ़ाइए, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम किताबें के हिसाब से कितना पढ़ाएंगे। एज ए टीचर आपका तो काम बनता है कि आप उसको उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसका काम करवाएं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है कि टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि एक अध्यापक के रूप अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण एक समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या काम होता है। पहला है टू इंश्योर दैट ईच चाइल्ड गोज एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हर पोटेंशियल, यानी कि हर एक बच्चे को, समावेशी शिक्षा में बहुत तबकों के बच्चे आते हैं, खाली स्पेशल नीड के बच्चे आते हैं, उसमें विभिन्न क्षेत्र के बच्चे आते हैं जो इनका इकोनॉमिक लेवल पे जो कम होता है, या फिर जो समाज में तिरस्कारित होते हैं, काफ़ी आते हैं, अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस के आते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप उनको सबको मौका दीजिए। पहले ऑप्शन में बोला है कि उनको मौका दीजिए ताकि वो खुद के पोटेंशियल, अभी जो मैं आपको ऑप्शन समझाया पीछे वही बिल्कुल बोल रहा है कि आप उनके पोटेंशियल के हिसाब से उनको समझाइए, है ना। तो फिर सेकंड में बोला हुआ है कि टू प्लान फॉर द क्लास सो दैट द एवरी चाइल्ड प्रोग्रेस एट द सेम, यानी कि आप ऐसी क्लास प्लान कीजिए जहाँ पे सब बच्चों का प्रोग्रेस सेम पेस पे हो। तो प्रोग्रेस सेम पेस पे नहीं हो सकता क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। और थर्ड में बोले टू इंश्योर दैट द चिल्ड्रन गिव स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू द क्लासरूम, यानी कि आप ये इंश्योर कराइए कि जो टीचर है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, तो वो स्टैंडर्ड की बात जहाँ आ जाए तो भाई वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड सबके लिए सेम नहीं कर सकते। समावेशी में बच्चे अलग अलग हैं, तो उनका भी पढ़ाने का स्टैंडर्ड है वो भी अलग अलग होना चाहिए। फिर उनको जो आप उनको इंस्ट्रक्शन पढ़ाने के लिए दोगे वो थोड़ा अलग होगा, आप उसको मोल्ड करके देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, आप उसके हिसाब से उसको पढ़ाइए। कोई अगर बहुत इंटेलिजेंट है, आइडल बुद्धि वाला है बहुत ही, है ना, या फिर सृजनात्मक बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है, तो आप उसके हिसाब से पढ़ाइए उसे। फिर फोर्थ ने बोला है टू फाइंड आउट द ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सो दैट द टीचर नोज व्हाट ईच चाइल्ड फ्यूचर ऑक्यूपेशन वुड बी। आप इसमें क्या बोलो कि आप ऐसा कीजिए, आप बच्चों से जाके उनके माता पिता का ऑक्यूपेशन क्या है ये पता कर लीजिए, ताकि बच्चे का हम फ्यूचर डिसाइड कर सकें, उसका ऑक्यूपेशन डिसाइड करें। तो ये कैसे ठीक हो सकता है, बच्चे तो खुद अपने हिसाब से बच्चे डिसाइड करेंगे, तो ऑप्शन बेकार है एकदम। तो ऑप्शन नंबर खाली जो हमारा फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, जो मैंने अभी पहले आपको ऑप्शन सिखाया था बिल्कुल वैसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है कि हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम टू मेक चेंजेस इन दियर कॉन्सेप्ट, यानी कि एज अ टीचर आप क्लासरूम में ऐसा क्या करोगे जिससे बच्चों की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। पहला है बाय गिविंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो ये तो भाई ऐसी रॉन्ग हो जाएगा कि आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखिए वो रट्टा मारेंगे और क्या करेंगे। सेकंड में बोला है कि बाय गिविंग चिल्ड्रन एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि आप उनको मौका दीजिए ताकि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, बता सके और कुछ समझ सके अपने कॉन्सेप्ट को। तो ये थोड़ा हमें सही लग रहा है। फिर थर्ड ने बोला है कि बाय डिक्टेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन एंड देन आस्किंग देम टू मेमोराइज इट, यानी कि आप ऐसा कीजिए कि आप जो आपको पढ़ाना है ना, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, उसको खाली डिक्टेट कर दीजिए, खाली उसको क्लास में जाके पढ़ दीजिए, डिक्टेट कीजिए, ताकि बच्चा उससे सुने और मेमोराइज कर ले, याद कर ले। तो ये तो होगा नहीं।
आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं, आपको उसको समझाना पड़ेगा। डिक्टेट करने से क्या होगा, डिक्टेट करवा देंगे तो उसे रट्टे ही मारना पड़ेगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। फोर्थ में है बाय पनिशिंग चिल्ड्रन इफ देयर कॉन्सेप्ट आर नॉट रॉन्ग। तो आप ऐसा कीजिए कि आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसको पनिश कर दीजिए, ये बोल रहे हैं फोर्थ में। तो देखिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। खाली जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है, जो मैंने बताया था कि आप उसको मौका दीजिए ताकि वो खुद की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट को खुद समझ सके और उसको अच्छे से समझाइए। उसके जो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे तो उसे हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, आप उससे रटने पे फोकस करवाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो भूल ही जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि अ सर्टिफिकेट इज गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स। यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जब बच्चे बहुत सारे एक स्पेसिफिक बुक पढ़ते हैं ना। इन द लॉन्ग रन दिस स्ट्रेटेजी माइट नॉट वर्क। यानी कि अगर आप इस चीज़ को लंबे समय तक ले जाना चाहते हैं इस चीज़ को, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये पूछ रहा है। पहला है कि अ टीचर नंबर ऑफ सर्टिफिकेट वुड अट लार्ज नंबर ऑफ सर्टिफिकेट वुड हैव टू बी गिवन व्हेन मोर चिल्ड्रन स्टार्ट रीडिंग। यानी कि बहुत सारे सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। तो देखिए सर्टिफिकेट तो दिया जा सकता है पर इतना लॉन्ग टर्म की मुझे कुछ समझ, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं दिख रहा है इसमें। सेकंड में बोला हुआ है कि रीडिंग बुक्स वुड डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। यानी कि अगर बच्चे किताब पढ़ते हैं तो वो अपना होमवर्क नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। तो ये तो भाई गलत हो जाए, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीडिंग बुक से तो उनकी खुद की नॉलेज इंप्रूव होगी, वो डिस्ट्रैक्ट कैसे होंगे, है ना। तो फिर थर्ड ने बोला है कि दिस माइट लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग ओनली फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट। यानी कि अगर बच्चे इस तरह से पढ़ने लगे तो वो सर्टिफिकेट के लिए काम पढ़ेंगे, खुद की समझ के लिए नहीं पढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। फिर फोर्थ में बोल रहा है कि द लाइब्रेरी वुड नीड टू बी बाय अ लॉट ऑफ बुक्स। तो इसमें बोला है कि भाई कि लाइब्रेरी वालों को तो बहुत सारी किताबें खरीदनी पड़ जाएंगी। अगर खरीदनी भी पड़ गई तो क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो ये तो हमारा मेन रोल है कि आप बच्चों को पढ़ाइए। किताब खरीदनी पड़ेगी तो स्कूल का काम है किताब खरीदना, तो खरीदेंगे ही बच्चों की नॉलेज को इम्प्रूव करवाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो हार्ड है वो सही होता है कि दिस माइट लीड टू चिल्ड्रन रीडिंग अ बुक ओनली फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट। यानी कि इससे क्या होगा, बच्चे सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए पढ़ेंगे, खुद की नॉलेज उनको मतलब नहीं होगा इतना, और वो लॉन्ग रन में काम नहीं आ सकता। सर्टिफिकेट कितना वो लोग इकट्ठा कर लेंगे, 10 बुक पढ़ने के बाद 10 सर्टिफिकेट हो गया, खत्म बात, है ना। ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला ये। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम इज, यानी कि एज ए टीचर का क्या भूमिका होती है क्लास में। पहला है कि फिल द स्टूडेंट विद देयर ओन नॉलेज एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जामिनेशन। बोल रहे हैं कि टीचर क्या करेगी, बच्चों को सिर्फ नॉलेज दे देगी, अपनी खुद की नॉलेज, ओन नॉलेज बोल रहा है कि आप क्या कीजिए एज ए टीचर, आप बच्चों को जो आपके पास जितनी नॉलेज है बच्चों को दे दीजिए और वो पेपर जाके दे रहा है, बस इतना काम हो जाए उसका, है ना। ये बोल रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोला प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन एंड फैसिलिटेट। आप उसको अच्छे से ऑथेंटिक लर्निंग करवाइए, सिचुएशन दीजिए जहाँ पे वो सीखे और फैसिलिटेट हो, यानी कि उसकी जो सीखने की क्षमता है वो बढ़े, ये बात हो रही है। फिर ये सही लग रहा है, वैसे आगे देखते हैं। फिर थर्ड ने बोला कि फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली एंड स्टिक टू द कोर्स। यानी कि ऐसा कीजिए आप टाइम टेबल पे ही स्टिक हो जाइए और उसी के हिसाब से काम कीजिए। अगर टीचर ऐसे करने लगेंगे, मान लीजिए बच्चों को पढ़ने का मन नहीं है, फिर टीचर को पढ़ाने का मन नहीं है, फिर भी टीचर पढ़ा रहा है। अब टीचर पढ़ाएगा तो इतना अच्छे से पढ़ा तो नहीं पाएगा ना। कभी कभी होता है टीचर्स को नहीं पढ़ा पाते तो कहते हैं कि आप अपना कुछ और हम एक्टिविटी कर लेते हैं, उसका एक्टिविटी करवाने का मन होता है। तो खाली अगर टाइम टेबल पे स्टिक हो जाएंगे तो कोर्स तो कोई इतना कुछ ये गलत है पूरा। फिर फोर्थ है कि ट्रांसमिट नॉलेज इन सिचुएशन फैशन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर राइट आंसर्स। यानी कि आप बच्चे में नॉलेज को डालिए, ट्रांसमिट कीजिए और उसको क्या कीजिए, सही आंसर देने के लिए प्रिपेयर करवा दीजिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। और तो इस वजह से खाली ऑप्शन में जो सेकंड है प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन एंड फैसिलिटेट, ये करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रन मेकिंग एरर्स। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे सीखेंगे तो गलतियाँ करेंगे, तो बोल रहा है कि अब बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस बारे में। पहला है कि चिल्ड्रन कमिट एरर्स सिंस दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक। यानी कि बच्चे गलतियाँ इसलिए करें क्योंकि उनमें सोचने की कैपेसिटी नहीं होती। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई सोचने की कैपेसिटी है तभी तो गलतियाँ हो रही हैं। फिर सेकंड है कि चिल्ड्रन एरर्स आर अ विंडो इनटू हाउ दे थिंक। यानी कि जो बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं वो एक खिड़की होती है उनके सोचने की, है ना, ये बोल रहा है। फिर थर्ड ने बोला कि टू अवॉइड मेकिंग एरर्स चिल्ड्रन नीड टू इमिटेट द टीचर। ताकि बच्चे गलतियाँ ना करें, बच्चों का काम है कि वो टीचर की नकल करें। तो ये भी गलत है, क्योंकि अब कितना नकल करेंगे बच्चे टीचर का।
बल्कि खुद की थिंकिंग उन लोग खुद के हिसाब से करेंगे ना। फिर फोर्थ है कि चिल्ड्रन एरर्स नीड टू बी टेकन सीरियसली एंड देन शुड बी पनिश सेवरली सो दैट दे डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, अगर बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं तो आपका काम बनता है एज अ टीचर कि आप उसको पनिशमेंट दीजिए ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो खाली ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही है कि जो बच्चे की ये एरर्स होते हैं वो एक विंडो होता है जो बताता है कि ये बच्चे सोच कैसे रहे हैं, इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस क्या चल रही है, और ये एरर्स करके ये हमें बता रहा होता है। खिड़की इन द सेंस की एक द्वार होता है कि हम ये बात बोली गई है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। बाकी को ऑप्शन नंबर 18 देख लेते हैं। असेसमेंट इज एन इंटीग्रल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज अब जो आकलन हम करते हैं लर्निंग, अधिगम और टीचिंग में, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। पहला बोल रहा है कि इन टुडेज टाइम मार्क्स आर द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन। यानी कि आज के समय में ना खाली जो शिक्षा में मार्क्स देना ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये तो गलत है क्योंकि मार्क्स की खाली मार्क्स के लिए तो नहीं होता है ना, हम देखना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। हमारा मेन पॉइंट तो यही होता है कि क्या हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है ना। तो यही है। सेकंड में है कि चिल्ड्रन नीड टू बी मार्क सो डैट दे डोंट नो वेयर दे स्टैंड इन कंपैरिजन टू पीयर्स। यानी कि हम कह रहे हैं कि हम इसलिए असेसमेंट करेंगे ताकि हम ये जान सके जो बाकी जो बच्चे हैं उनसे वो कितना आगे है कितना पीछे है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि फर्स्ट सेकंड की जब हम जो बच्चों को करते हैं, फर्स्ट का ये आया, सेकंड का ये आया है, हम जो उनको एक स्टैंड पे लेके खड़ा कर देते हैं कि ये सबसे अच्छा, ये उसके सेकंड में नीचे है, उसकी बात बोल रहा है ना। तो ये तो सही नहीं है, कंपैरिजन करना तो वैसे ही गलत है। थर्ड में बोला हुआ है कि असेसमेंट हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सर्व एज फीडबैक फॉर हर ओन टीचिंग। यानी कि असेसमेंट करने से क्या होता है, एक अध्यापिका यानी कि हम लोग एज अ टीचर हम लोग ये समझेंगे कि बच्चे की कमियां क्या है, लर्निंग में क्या कमी है। यानी कि हमें एक फीडबैक मिल जाएगा ताकि अगर उसकी कोई कमी है ना तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद की टीचिंग में हम जो उसे पढ़ाने का तरीका है उसको मॉडिफाइड कर सके। अगर उसे समझ नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे कि हमें क्या उसे क्यों समझ नहीं आ रहा है, उसको आंसर्स गलत क्यों आ रहे हैं, और उसमें अपने टीचिंग मेथड में बदलाव ला के उसे फिर समझाएंगे। तो बेसिकली ये बोल रहा है। तो ये तो ऐसे ही हमको सही दिख रहा है ना, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है, विच इज करेक्ट। ओके, तो फोर्थ में है कि असेसमेंट इज द ओनली ओन टू इंश्योर दैट टीचर हैव टॉट एंड स्टूडेंट हैव लर्न। यानी कि इससे खाली ये पता, क्योंकि इस असेसमेंट करने से ही पता चलता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया और स्टूडेंट ने क्या सीखा। तो ये भी ठीक है कि क्या पढ़ाया क्या सीखा, बट थोड़ा मतलब इतना सटीक नहीं है, मतलब परफेक्ट आंसर नहीं है, परफेक्ट खाली थर्ड है। इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाता है और ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो गलत। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं। द करिकुलम मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, नर्से देयर क्यूरियोसिटी टू डू थिंग्स, टू आस्क क्वेश्चन एंड टू परस्यू इन्वेस्टिगेशन, शेयरिंग इंटीग्रेटिंग देयर एक्सपीरियंस विद स्कूल नॉलेज। यानी कि इसमें क्या बोल रहे हैं, एक करिकुलम का काम क्या होता है कि बच्चे की जो आवाज़ है यानी कि उसको खुद बोलने के लिए खुद अपनी एक्सपीरियंस, बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ावा दे, उसके जो क्वेश्चन, ताकि वो क्वेश्चन पूछे, इन्वेस्टिगेशंस करे, खुद ही सोच प्रणाली पे बल दे रहा है और खुद की जो इनकी एक्सपीरियंस को बताए। ठीक है, फिर उसके आगे रेदर देन द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टेक्सचुअल नॉलेज, ना ये सब चीज़ें करे, ना कि किताबी ज्ञान पे फोकस करे। टेक्सचुअल नॉलेज यानी कि किताबी ज्ञान पे फोकस करे। ये बोला गया था एनसीएफ 2005 में, पेज नंबर 3 पे है ना। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बच्चे को पाठ्यचर्या में क्या बदलाव होंगे उस पर बात जो करता है। तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप व्हाट शुड बी द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर, यानी कि ये सब चीज़ों के बारे में एक एज अ टीचर का क्या प्राइमरी रोल होता है। पहला है कि टू डू द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक सिक्वेंसली, यानी कि आप क्या कीजिए, ये बात जो बोल रखी है आप, अब ये बात पढ़ने के बाद एज अ टीचर का क्या रोल होना चाहिए, प्राइमरी रोल, प्राथमिक क्या रोल होना चाहिए। तो टू डू द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक सिक्वेंसली, यानी कि इसमें इसके हिसाब से इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक की जो किताबें हैं ना उसको सीक्वेंस से पढ़ाओगे, है ना, ये बोल रहा है। फिर ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमको तो बच्चों की नॉलेज को जोड़ना है, ना कि खाली सीक्वेंस से पढ़ाने से क्या हो सकता है। सेकंड में है टू इंश्योर दैट द टीचर आस्क गुड क्वेश्चंस एंड द चिल्ड्रन राइट द बुक। अब इसके हिसाब से आप क्या कीजिए कि आप बच्चों को क्वेश्चन पूछिए, अच्छे क्वेश्चन पूछिए, और बच्चे क्वेश्चंस लिख देंगे अपनी किताबों में, कॉपियों में, है ना। थर्ड में बोला टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, यानी कि आप बच्चों को मौका दीजिए ताकि वो अपने खुद के एक्सपीरियंस को शेयर कर सके और नॉलेज को। फिर है फोर्थ है कि टू डिस्कस द एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक, यानी कि उनके खुद के जो एक्सपीरियंस है ना उसको आप
नकार दीजिए और उसके खाली किताबी ज्ञान पे फोकस कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ गलत हो जाता है और खाली थर्ड ठीक है, क्योंकि उसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला है कि आप बच्चों को मौका दीजिए और ताकि वो खुद की ऑन अंडरस्टैंडिंग से और नॉलेज को बता सके। क्योंकि एनसीएफ का काम, एनसीएफ में क्या बोला गया है कि एनसीएफ में बोला है कि आपको क्या करना है एज ए टीचर, आपको उसको बाहर की नॉलेज से जोड़ना है, ना कि किताबी ज्ञान से। आपको उसे एक्टिविटी के थ्रू सिखाना है, उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है, उसकी बात बोली गई है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 19 जो है वो में हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा हुआ है कि टू इंकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज टीचर नीड टू बी। अगर आपको एज ए टीचर, जैसे बोला है कि अगर एक टीचर को ये अपने, अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए एफर्ट्स करने, तो उसे क्या करना चाहिए। अगर पढ़ाने के लिए उसे कौन से एफर्ट्स करने चाहिए। पहला है कि मोटिवेट द चाइल्ड, यानी कि बच्चों को अभिप्रेरित करें, उसको कुछ भी काम करने के लिए किसी भी तरह से प्रेरित कीजिए, उसको शाबाशी दीजिए, A++ दीजिए उसकी कॉपियों में, या फिर बहुत सारे वेज हो गए, या फिर उसको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, मोटिवेट शाबाशी दे सकते हैं। या सेकंड में बोला है कि स्कोल्ड द चाइल्ड, आप बच्चों को डांटिए, फटकारिए, इसकी बात बोल रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में बोला है कि कंट्रोल द चाइल्ड, यानी कि बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखिए ताकि आप उसको एक स्ट्रिक्ट वे में कंट्रोल रखिए, ये बोल रहा है, तो ये तो नहीं होगा। फोर्थ में बोला है कंपेयर द चाइल्ड विद अदर्स, आप क्या कीजिए, बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करना तो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि हर बच्चे का पोटेंशियल, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, तो आप किसी और बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते। और फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है, विच इज मोटिवेट द चाइल्ड। आपका क्या काम है, आप बच्चों को अभिप्रेरित कीजिए ताकि वो अपने जो उसकी जो शिक्षा हो रही है वो अच्छे से हो सके। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में है, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। यानी कि इन जो लर्निंग में, अधिगम में, भावनाओं में और जो अभिप्रेरणा है उसके बारे में ये 3 चीजें होती हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है इमोशन डोंट प्ले एनी रोल इन मोटिवेटिंग अ स्टूडेंट, इनकी जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनका कोई रोल ही नहीं होता पढ़ाने, मतलब बच्चों को अभिप्रेरित करने में। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप उस इमोशंस का कैसे रोल सोचते, आप उनको शाबाशी दे सकते हैं जिससे बच्चे खुश हो सकते हैं ना, खुद अगर ना आप उनको, तो ये भी एक तरह से मोटिवेट ही कर सकते हैं हम बच्चों को। फिर है लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट, यानी कि जो अब अधिगम हो रहा है ना, उसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आप कोई चीज़ पे कितना अच्छे से आप कर रहे हैं, ये बोल रहा है। थर्ड ने बोला इमोशंस नीड टू बी पुश असाइड टू अलाउ फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस, यानी कि आपको पड़ेगा ताकि लर्निंग अच्छे से हो सके। फिर फोर्थ ने बोला है कि इमोशंस आर इन एक्सटिंक्टली इंटरवाइंड विद द मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो देखिए क्या बोल रहा है, भावनाएं, इमोशंस एक तरीके से गुथे हुए, मतलब बंधे हुए एक दूसरे से, और अभिप्रेरणा और लर्निंग यानी कि अधिगम, मोटिवेशन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यानी कि लर्निंग तभी होती है जब मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन तभी होता है जब इमोशंस जोड़ते हैं। यानी कि तीनों, आप उन बच्चों को इमोशनली तरीके से आप उनको, अगर वो एक्साइटेड हैं, अगर वो खुश हैं, तो लर्निंग अच्छी होगी, इमोशंस के रूप में अच्छी होगी, है ना, लर्निंग अच्छी होगी। आप अब मोटिवेट करेंगे, उनको शाबाशी देंगे, तो ये भी इमोशंस का एक पार्ट ही होता है। तो ये सब क्या है, एक तरह से गुथे हुए हैं, एक साथ में बंधे हुए हैं इमोशंस, ये सब। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सेस द चाइल्ड एबिलिटी टू, यानी कि जो हम MCQ बच्चों के टेस्ट लेते हैं, जो फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें जो MCQ जो होता है वो क्या उसकी बच्चे की एबिलिटी को क्या बताता है। पहला है कि रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, इससे बच्चे सही आंसर पता कर लेते हैं। फिर है रिकॉल द करेक्ट आंसर, वो याद करने में मदद करता है। फिर कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर, यानी कि अपने करते हैं। फिर है एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है कि रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, क्योंकि MCQ में हमें क्या करना है, MCQ में क्या बच्चे से क्या पता चलता है कि वो आंसर को करेक्ट सही कर पा रहा है कि नहीं। याद करने का नहीं होगा, कंस्ट्रक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, खाली आंसर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एक्सप्लेन भी नहीं करना, एक्सप्लेन करना होता तो फिर वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में आ जाता ना, कि करेक्ट आंसर में तो खाली 1 वर्ड ऑप्शन होते हैं, तो नहीं तो 1 लाइन होते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो भी एक तरह से MCQ ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, यानी कि जो समाजीकरण का एक प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत इनमें से क्या चीज़ नहीं होती है। पहला है कि लर्निंग द कस्टम एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर, समाजीकरण में हम क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को सीखते हैं, हमारे कल्चर को सीखते हैं,
समाजीकरण में, तो ये ठीक हो सकता है। फिर है इसमें नहीं की बात करिए तो हमें पहले तो सही है उसे देखना पड़ेगा। फिर है एक्वाइजेशन ऑफ स्किल्स, यानी कि हम इससे क्या करते हैं, अपनी संस्कृति समाजीकरण से स्किल सीखते हैं। तो ये भी एक तरह से ठीक हो सकता है कि समाजीकरण में तो हमारा जो बहुत सारे पक्ष आते हैं ना, जैसे कि समाजीकरण वो प्रक्रिया होती है जहाँ पर मानव अपने समाज से मेल मिला भाषा को सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे कि हर क्षेत्र के हिसाब से सीखता है। बंगाल है तो बंगाली सीखता है, वहाँ के पकवानों को सीखता है, पकवान है ना, या फिर वहाँ की चीज़ें जो होती है वो सीखता है, डांस फॉर्म सीखता है, म्यूज़िक सीखते हैं, और हर क्षेत्र के हिसाब से बच्चे स्किल सीख लेते हैं हर समाजीकरण में। थर्ड में एक्वाइजेशन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, यानी कि मूल्य और जो विश्वास के प्रति उनके जो उसको भी लेते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि मूल्य विश्वास हो गए कि हर क्षेत्र में जो मूल्य होते हैं वो अलग होते हैं। हमारे खुद के हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतना एक तरह से इतना है, तो हर जगह अलग अलग वैल्यूज़ और अलग अलग बिलीफ है, तो वो समाजीकरण के रूप में सब बच्चे एक्वायर करते हैं, उसको सीखते हैं। फिर है जेनेटिक ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या बोल रहा है, जेनेटिक ट्रांसमिशन की बात आ जाती है तो ये सिर्फ हमारे वंशानुक्रम की बात होती है। और समाजीकरण में और वंशानुक्रम का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम तो भाई बच्चे का एक तरह से वो हो जाता है कि अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो वंश वहीं तक हो गया, ठीक है, उसके लिए उसकी फिजिकल अपीयरेंस लीड करती है उसके अंदर। और समाजीकरण का तो बेसिकली ये होता है कि समाजीकरण अगर यहाँ का भारत का बच्चा उसको कोई अडॉप्ट कर लेता है दूसरे देश में, तो वो वहाँ के सारे समाजीकरण का वो रोल हो जाएगा, ना कि यहाँ पे। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन में तो सिर्फ एक फिजिकल समाजीकरण नहीं आएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 है वो इनकरेक्ट है, बाकी ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि वर्ड टर्म फेज डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग, यानी कि पियाजे जो थे उन्होंने जो मेंटल स्ट्रक्चर की बात की गई है, ठीक है, तो मेंटल स्ट्रक्चर में उन्होंने जो बिल्डिंग ब्लॉक कही है कि हमारी जो सोच होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है। हमारी सोच एक रूप से बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि एक के बाद एक उसकी जो संरचना होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, वो कौन से उसमें बोला है। पहला है स्कीमा, फिर है जोन ऑफ डेवलपमेंट, फिर है जीन, फिर है मैच्योरेशन ब्लॉक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है जो स्कीमा वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग अपने संज्ञान रूप से चीज़ों को जो समझते हैं उस हिसाब से किसी चीज़ों के बारे में हमारी बौद्धिक क्षमता क्या होती है, हम देख के क्या समझ रहे हैं उस चीज़ के बारे में, वो होता है स्कीमस में आता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 24 है वो करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की वाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ, यानी कि वाइगॉस्की जिन्होंने भाषा का सिद्धांत दिया है कि बच्चे भाषा समाज से सीखते हैं, संस्कृति से सीखते हैं, जो लैंग्वेज की बात उन्होंने कही है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन की बात कही है, तो बच्चे इसमें बोल रहे हैं कि बच्चे खुद से बात क्यों करते हैं, ये बोला हुआ है। पहला है कि चिल्ड्रंस आर ईगोसेंट्रिक, तो बच्चे, ये तो जीन पियाजे ने बोला था कि ईगोसेंट्रिक होते हैं, वो जो आता है तो ये तो है नहीं। सेकंड ने बोला कि चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शन, बच्चे क्या करते हैं अपने आप को इसलिए अपने आप से बातें करते हैं ताकि वो अपनी चीज़ों को खुद से अपने आप को गाइड कर सके, अपने आप को निर्देश दे सके। तो ये ऑप्शन एक तरह से सही भी हो सकता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हम लोग खुद, बच्चे जो होते हैं खुद से बातें करते हैं कि इसे यहाँ रख दो, इसे वहाँ रख दो, अपने खुद से बातें करते हैं स्पेशली। थर्ड ने बोला कि चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द अडल्ट टू देम, यानी कि बच्चे इसलिए बोलते हैं ताकि वो बड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो खुद से बातें करें तो बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। फिर फोर्थ में चिल्ड्रन आर वेरी टॉकेटिव बाय नेचर, यानी कि बच्चे क्या होते हैं बहुत ही बातूनी होते हैं, इस वजह से वो खुद से ही बात करते हैं, तो ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, जो कि है कि चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शन, यानी कि खुद की चीज़ों को करने के लिए वो खुद को ही एक तरह से निर्देश दे रहे होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि वो बच्चे जिनको पढ़ने की अक्षमता होती है, उन बच्चे के बारे में बोल रहा है कि हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट। तो ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, बहुत सारी होती है, जैसे कि डिसकैलकुलिया हो गया जहाँ पे मैथ की प्रॉब्लम होती है, या फिर डिस्ग्राफिया हो गया, और बहुत सारी होती है, डिस्ग्राफिया हो गया और डिस्प्रेसिया हो गया, काफ़ी है। तो हैव रिटार्डेड मेंटल IQ, यानी कि पर लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है तो उसमें डिस्ग्राफिया हो गया, ये सब आ जाएंगे, मैथ डिसकैलकुलिया हो गया, ये सब आ जाएंगे। तो बोले क्योंकि उनको मेंटल IQ कम होता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर बोला लो IQ होता है, सेकंड में बोला कि हैव लो IQ, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि IQ की तो बात नहीं होती। लर्निंग डिसेबिलिटी सिर्फ लिखने की हो सकती है, पढ़ने की हो सकती है, IQ से तो कुछ लेना देना नहीं है। फिर थर्ड है हैव कन्फ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट दैट लुक अलाइक। तो देखिए
लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता में क्या होगा कि आप पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। और वो क्यों होगी, जैसे कि हम ए लिखते हैं या फिर नहीं, हम बी और डी लिखते हैं, ठीक है। अब बी और डी में आप लेटर्स को देखेंगे तो दोनों अपोजिट होते हैं, बी और डी, अगर हम समझे तो बच्चों को क्या कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो लेटर्स सेम दिख रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो उनको डिस्ग्राफिया, फिर पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, अल्फाबेटिक डिस्ग्राफिया उनको प्रॉब्लम हो जाती है ना। और फिर फोर्थ में बोला है कि इजीली रिकोनाइज एंड कंप्रीहेंड साइट वर्ड्स। तो क्या करते हैं, रिकोनाइज करते हैं साइट वर्ड्स, यानी कि चीज़ों को देख के जो लेटर लिखे होते हैं उनको देख के जो समझते हैं हम लोग, वो होता है साइट वर्ड्स। तो यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी में करेक्ट है कि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है लेटर और अल्फाबेट्स के बीच में, इसलिए जो हमारे ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इसमें बोला हुआ है कि व्हाट इज क्रिएटिविटी, यानी कि जो सृजनात्मकता क्या होती है। अब सृजनात्मकता में आप इतना समझ लीजिए, जो सृजनात्मक बच्चों को के हिसाब से समझ जाती हूँ मैं आपको। सृजनात्मकता में ये होती है जो नॉर्मल के बच्चे आते हैं वो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, जो जिनकी थिंकिंग जो होती है बहुत डाइवर्स होती है, आप सारी थिंकिंग करते हैं, और इनका IQ जो होता है वो बहुत मतलब नॉर्मल से ऊपर होता है, और इनकी सोच ये काफ़ी, इनकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट होती है। इस वजह से काफ़ी इनमें जो मतलब राइटर्स बनते हैं, पोएट्स बनते हैं, फिर जो खुद सोचते हैं क्रिएटिव थिंग्स में, आर्टिस्ट बनते हैं, पेंटर बनते हैं, ऐसे लोग होते हैं क्रिएटिव्स में। फिर इसमें बोल रहे हैं कि व्हाट इज क्रिएटिविटी, बेसिकली ये बोल रहा है। अब आपने आपको क्रिएटिविटी का सारे पॉइंट समझा दिए, आप ऑप्शंस में इजीली टिक कर सकते हैं। पहले है कि एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो इसमें क्या वर्ड यूज हो गया, डाइवर्स हो गया। क्या बोल रहे हैं कि आप ये क्रिएटिविटी क्या होती है कि हम ओरिजिनल को और डाइवर्स सोल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी सोच से, अब सारी सोच से, जैसे हिंदी अभी सारी इन्वर्जन को बोलते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही, उनकी सोच क्या होती है, फैली हुई होती है, और वो खुद अलग तरीके से सोचते हैं वो। तो वही फर्स्ट में बोल रखा है। सेकंड में बोला है कि क्रिएटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन IQ ऑफ अबव 200। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक आइडल इंसान, जो क्रिएटिव से बच्चे के ऊपर एक और लेवल आता है, ये आइडल बच्चों का, उनका जो IQ होता है वो 20 के ऊपर होता है, वो भी इतना ऊपर नहीं होता है। इस वजह से ऑप्शन सेकंड तो ऐसे ही रॉन्ग है। थर्ड में बोला है कि अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट रिफर्स टू स्किल्स दैट डिपेंड ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इनकी एक ऐसे तरह की नॉलेज होती है जो किस पे डिपेंड करती है, जो हम एक्सपीरियंस खुद का जो हमने अनुभव किया है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए अनुभव की चीज़ें नहीं, क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है कि आप कुछ नया सोचें, आप कुछ नया बनाएं। इस वजह से एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही है, अपने अनुभव से कुछ नहीं होगा, हमें एक नई सोच बनानी है। फोर्थ में है अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिपेंड हैवीली ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स इंक्लूडिंग द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन की बात हो रही है कि आपकी जो सोच होगी वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगी, स्किल्स पे डिपेंड करेगी, तो ये भी नहीं होगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करना है तो आप क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, आप सृजनात्मक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया स्पेशली गर्ल्स डू हाउस होल्ड चोर्स बिफोर कमिंग टू स्कूल एंड आफ्टर गोइंग बैक टू फ्रॉम स्कूल। यानी कि हमारे देश में बहुत सारी क्या, हाँ, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो स्कूल आने से पहले और जाने के बाद अपने घर का काम करती है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से व्हाट डू यू थिंक अ टीचर शुड डू रिगार्डिंग एज अ होमवर्क इन द कॉन्टेक्स्ट। अब आपको पता है कि ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तो एज अ टीचर आपका क्या रोल बनता है कि आप उसकी जो शिक्षा को सही दिशा में ले जाने के लिए, होमवर्क देने के लिए उसको क्या कर सकते हैं। आप एज अ टीचर आपका क्या काम है। पहले है कि आस्क द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन टू गेट ट्यूशन फ्रॉम कंप्लीटिंग द होमवर्क फॉर दिस चिल्ड्रन। यानी कि आप क्या बोले कि बच्चों का ट्यूशन लगवा दीजिए, ताकि माँ बाप से कहिए। तो देखिए अगर माँ बाप को अगर ट्यूशन लगवाना होता तो बच्चे से काम ही क्यों करवाते, सीधी सिंपल सी बात है। अगर उनके पास टाइम नहीं है तभी तो वो काम बच्चे करते हैं ना, उनको टाइम नहीं मिलता घर का काम वो करने के लिए। तो ट्यूशन की तो कोई बात ही नहीं, गलती हो जाती है एक तरह से, ट्यूशन देना सही भी नहीं है किसी तरह से। सेकेंड है सी शुड गिव हार्श पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन वो डू नॉट कम्प्लीट द होमवर्क। अब इन्हें ऑलरेडी घर का काम करना पड़ा तो अपने पनिशमेंट नहीं होती, तो आप पनिशमेंट तो वैसे भी नहीं दे सकते, तो ऑप्शन ये भी रॉन्ग है। थर्ड में द टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्ट्स द लर्निंग एट स्कूल टू चिल्ड्रन लाइफ एट स्कूल। आप क्या करोगे, आप बच्चों का जो आप होमवर्क है ना उनके घर के जीवन से जोड़ के दोगे, ताकि वो कुछ अगर काम कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो कुछ
खाना बना रहे हैं, ठीक है, बच्चे खाने लड़कियों का बेसिकली काफ़ी यही होता है ना, तो आप उनको ऐसा मैथ में आप दे सकते हैं कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू दे सकते हैं कि आपको कैलकुलेशन करना है, इस टाइप से करना है कि आप इतनी सब्जियों को जोड़ने से क्या होगा, मतलब या फिर इस तरह से आप खुद नए एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं ताकि उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो हो सके। किसी भी तरीके से किसी के बच्चे की लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। तो एज अ टीचर आपका रोल है कि आप किस तरह से उसकी जो कंडीशन है, किस माहौल में बच्चा आ रहा है, आप उसी में उसकी लर्निंग को जोड़िए ताकि उसको बर्डन ना लगे, है ना। फिर है फोर्थ में, द टीचर शुड इंश्योर दैट द चिल्ड्रन आर स्टे टिल लेट टू कंप्लीट द होमवर्क। बोल रहे हैं कि टीचर क्या करेगी, उसको रुकवा देगी, स्कूल में स्टे करेगी ताकि वो काम कर सके। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो आप ऐसे करने लगे तो ऑलरेडी वो अपने घर का काम कर रहे हैं, है ना। ऐसा हो सकता है उसके घर में प्रॉब्लम हो तो माँ बाप उसको स्कूल ही छुड़वा दें। आप ऐसे कैसे कर सकते, मतलब होमवर्क अब रुकवा नहीं सकते बच्चों को। तो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, एक अच्छी क्लासरूम में, इफेक्टिव जहाँ पे शिक्षा अच्छी तरह से होगी, द चिल्ड्रन fear the teacher since the teacher uses verbal and physical punishment। तो अगर एक इफेक्टिव क्लासरूम हो रही है तो वहाँ पे पनिशमेंट की फिजिकल पनिशमेंट तो एकदम गलत है। इसमें बोल रहा है कि आप बच्चों को क्या कीजिए, फिजिकल और वर्बल यानी कि शाब्दिक रूप से उन्हें पनिशमेंट कीजिए, उनको दंड दीजिए ताकि बच्चों में डर बना रहे। इफेक्टिव क्लासरूम के लिए ये कभी भी ज़रूरी नहीं होता। आपको बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना होता है, कभी भी पनिशमेंट नहीं दे सकते हो आप। सेकेंड में, द चाइल्ड डोंट हैव एनी रिगार्ड फॉर द टीचर एंड डू एज दे प्लीज, यानी कि बच्चों को टीचर से कुछ मतलब नहीं होता है और वो अपना जो मर्जी आए वो करते हैं। तो ये भी गलत है। आप एक टीचर हो तो आपका एज अ फैसिलिटेटर आपका काम है कि आप उसे सिखाएं, ना कि उसे छोड़ दें अकेले। और आपका सरोकार बच्चों से ही और बच्चों का आपसे, तो इस वजह से आप नहीं छोड़ सकते हो। थर्ड में, चिल्ड्रन लुक अप टू द टीचर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट द लर्निंग। ये बात सही है कि अब एक बच्चा जो है टीचर को एज अ गाइड देखेगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। एक टीचर को एक मार्गदर्शक के रूप में निर्धारित किया जाता है समाज में, जो बच्चे का मार्गदर्शन करता है, उसे क्या करना है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको सीखने में अधिकतम क्षमता में। इस वजह फोर्थ में देख लेते हैं। फोर्थ में बोला हुआ है कि चिल्ड्रन आर ऑलवेज एंसियस एंड कीप ऑन देयर शूज सिंस द टीचर कीप ऑन गिविंग रेगुलर टेस्ट टू एक्सेस देयर एबिलिटी टू रिकॉल। यानी कि बच्चे जो होते हैं हम हमेशा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि जो टीचर बार बार उनकी टेस्ट लेती है और देखती है कि क्या याद करना है। तो आपको बच्चों को इंटरेस्टिंग में पढ़ाना है, ना कि उनके मन में भय या फिर डर, इस तरह से भावनाएं नहीं जागृत करनी है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ गलत, रॉन्ग हो जाते हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वुड, यानी कि जब आप ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को सिखाने लगते हो। डिस्कनेक्टेड चंक्स यानी कि देखो, चंक्स से समझो, चंक्स की मीनिंग क्या हो गई, जब हम ब्रेड के टुकड़े कर देते, ब्रेड के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कर देते, उसको चंक्स बोलते हैं, है ना। तो चंक्स ये बोल रहे कि हम जब किसी को कुछ पढ़ाना है तो हमारे मान लीजिए एक लेसन है, अब हम क्या करें, उसमें सब टॉपिक बना देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं। अगर ऐसा हम पढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये बोला हुआ है। पहला है कि मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर टू गेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाएंगे, है ना। सेकंड में बोल रहे हैं कि मेक रिकॉल इजियर फॉर द लर्नर, बच्चे से याद करने में आसानी होगी। थर्ड में बोला हुआ है कि यानी कि इससे क्या होगा, बच्चों को ज्ञान को याद करने में मदद मिलेगी। फिर है कि मेक द टास्क ऑफ द टीचर डिफिकल्ट एंड दैट ऑफ लर्नर ईजी, यानी कि इससे क्या होगा, टीचर का जो टास्क है वो मुश्किल हो जाएगा और लर्नर्स का ईजी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि ये करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर टू गेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर डिस्कनेक्टेड चंक्स में उनको पढ़ाएंगे, है ना। तो इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं। तो आज के क्लास के लिए हम बस 30 क्वेश्चन रखते हैं, 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे उसके बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।